नमस्कार, आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में स्वागत है। मैं हूं संदीप सिंह। आज बात देवभूमि हिमाचल प्रदेश की होगी, जो अपनी खूबसूरती, पर्यटन और संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। और आपका हमारा हिमाचल आज विनाश और आपदा की मार झेल रहा है। कुदरत का कहर, अनियोजित विकास, सरकारी और राजनीतिक लापरवाही सब मिलकर एक ऐसा संकट खड़ा कर रहे हैं जिससे पहाड़ों का भविष्य ही खतरे में है। क्या कभी आपने सोचा कि ये सब हो क्यों रहा है? देवभूमि के विनाश का जिम्मेदार कौन है? एनएच की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? किसानों और बागवानों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? पर्यावरण की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? हिमाचल की आर्थिकी की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? ठप पर्यटन का जिम्मेदार कौन है? गांव शहरों से दूर क्यों हो रहे हैं? देवभूमि के इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? विनाश के विकास मॉडल पर किसकी जवाबदेही है? कुदरत ने कैसे खोली सरकार की पोल? हजारों मौत का जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश के प्रभावित इलाकों से पूरे तथ्यों के साथ एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हैरान कर देने वाले खुलासे भी आपके सामने रखेंगे। जरा सोचिए, सिर्फ इस साल के मॉनसून में 47 क्लाउड बर्स्ट, 91 फ्लैश फ्लड्स और 136 बड़े भूस्खलन की घटनाओं ने हिमाचल को तोड़कर रख दिया। 1100 से ज्यादा घर पूरी तरह से ध्वस्त और 5000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। अब तक 4000 करोड़ से अधिक का नुकसान आंका जा चुका है और यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ कुदरत का कहर है, या फिर व्यवस्था की नाकामी, या फिर मैन मेड डिजास्टर है। हिमाचल की तबाही की आवाज अब गांव, शहर या प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुकी है। देवभूमि के विनाश का जिम्मेवार कौन है? देवभूमि के इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हजारों मौत का जिम्मेदार कौन? हर साल मॉनसून आता है, लेकिन हर साल मौत और तबाही का पैमाना बढ़ता ही जा रहा है। 2007 से अब तक 20,000 से ज्यादा लोग अलग अलग घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2018 से 2025 तक हर साल औसतन 300 से ज्यादा मौतें, लेकिन जवाबदेही कहीं नहीं दिखती। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मासूम हजारों मौत का जिम्मेदार कौन है? अब बात सड़कों की, जिन्हें विकास की लाइफलाइन कहा गया, लेकिन अब ये लाइफलाइन मौत की सड़कें साबित हो रही हैं। 4 लेन प्रोजेक्ट और नेशनल हाईवे बिना वैज्ञानिक अध्ययन और सही प्लानिंग के बनाए गए परिणाम, सड़कें टूट रही हैं, टनल धंस रही हैं और पहाड़ खिसक रहे हैं। मनाली तक जाने वाली सड़क पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। पर्यटन ठप पड़ा है। सवाल ये है, जब हिमाचल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है, तो इस तरीके की लापरवाही से कौन फायदा उठा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, गांव में बसने वाले हिमाचल को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? मनाली हाईवे करोड़ों की लागत से बना, लेकिन कुछ ही बरसातों में ढह गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ का पूरा साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए। बिना स्टडी के सड़कें बनाना आत्मघाती है। लेकिन सरकारें विकास की अंधी दौड़ में विज्ञान को दरकिनार करती रही।
अब पर्यटन उद्योग चौपट है और हजारों लोगों की रोजी रोटी छिन चुकी है। ये कोई एक कारण नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण मेन है, क्लाइमेट चेंज का कारण मेन है। आज हिमाचल प्रदेश इस आपदा से जूझ रहा है, आने वाले समय में और पहाड़ी प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इससे जूझेगा और फिर आने वाले समय में इसका नुकसान चाहे वो पंजाब है उसे भी झेलना पड़ रहा है, चाहे वो हरियाणा उसे भी झेलना पड़ रहा है। एक विस्तृत योजना इसके लिए बननी चाहिए। हम चाहते हैं प्रदेश में पर्यावरण हो, हम चाहते हैं प्रदेश में टूरिज्म भी बढ़े, मगर प्रदेश में एक बैलेंस हमको टूरिज्म में और पर्यावरण में, डेवलपमेंट में बनाकर रखना पड़ेगा। तभी हमारे प्रदेश की खूबसूरती, तभी हमारे प्रदेश की एक विशेषता। और मुझे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी करी है कि अगर हम इन निर्णयों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व कहीं ना कहीं मिटने के कगार पे आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो जी मीडिया ने उठाया है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2023 में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, जिसमें कि तकरीबन 500 के करीब लोग उस टाइम मरे थे और हजारों करोड़ का नुकसान उसमें हुआ। दूसरा अभी जो 25 में हुआ, ये भी मेरे को लग रहा है कि जो त्रासदी 23 में आई थी उससे भी बहुत बड़ी त्रासदी है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था सिर्फ पर्यटन से नहीं बल्कि खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़ी है, लेकिन बाढ़, भूस्खलन और अनियोजित विकास ने किसानों और बागवानों को तोड़कर रख दिया है। नदियों का रिवर बेड हर साल ऊंचा होता जा रहा है, लाखों टन मलबा और लकड़ी घाटियों में जमा हो रही है, सेब और दूसरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। सरकारें ग्लोबल वार्मिंग का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच रही है, लेकिन सवाल यही है, किसानों और बागवानों के नुकसान का हिसाब कौन देगा? हिमाचल प्रदेश का 68% क्षेत्र जंगलों से घिरा है, लेकिन जंगल कट रहे हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं। रावी और ब्यास नदियों में हर साल भारी लकड़ियां और मलबा बहकर आता है, फसलों को भारी नुकसान, किसान कर्ज में डूब रहा है, लेकिन राहत नामुमकिन। ये आपदा नहीं बल्कि मानव निर्मित संकट है। खासकर इस बार जो हिमाचल में बारिश हुई और जिससे बहुत सारी तबाही हुई है, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न बन गया है। तो हमें सड़कों की जरूरत है, हाईवे की जरूरत है, लेकिन हम इनको हमें जो हमारा ये उसके साथ चलना पड़ेगा, प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा हमें। हम ऐसा नहीं है किसी भी अनसाइंटिफिक वे से पहाड़ों को काटते रहें किसी भी तरह से, और नहीं, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो जिस तरह से आप देख रहे हो इस तरह के डिजास्टर हमें झेलने पड़ेंगे। देखिए, इस वर्ष के मानसून सीजन की बात करें, जो नॉर्मल डेट ऑनसेट हुआ था 20 जून के आसपास, तो जून माह में भी मानसून के अराइवल से पहले ही बारिशें शुरू हो गई थी, जो फर्स्ट और सेकंड वीक जून में। और जून में देखिए ओवरऑल इस वर्ष सामान्य से तकरीबन 34% अधिक बारिश दर्ज की गई थी। और हालांकि देखिए जुलाई में सामान्य के आसपास ही बारिश दर्ज थी, मतलब -2 था, जो कि सामान्य की श्रेणी में आता है। परंतु जुलाई माह में देखिए रेगुलर मतलब बारिशें होती रही हैं प्रतिदिन, और इसमें कुछ क्षेत्रों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ भी, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे मंडी में हमने विटनेस किया गया था, काफी एक्सट्रीम रेनफॉल भी हुई थी। और उसके उपरांत अगस्त की बात करें, देखिए अभी तक वर्तमान में अगस्त माह में एज ऑन डेट पूरे प्रदेश में सामान्य से तकरीबन 62% अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसमें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट जैसे बात करें ऊना, सोलन, शिमला, कुल्लू, जहां सामान्य से तकरीबन डबल बारिश दर्ज की गई है। ओवरऑल जितने भी डिस्ट्रिक्ट वहां सामान्य से एक्सेसिव बारिश दर्ज की गई है। और 1 जून से लेके अभी तक जैसे बात करें इस वर्ष मानसून की, तो सामान्य से 30% अधिक बारिश है, जिसमें सबसे हाईएस्ट शिमला में है, तो तकरीबन 80% के आसपास बारिश है। केवल एक डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है। तो ओवरऑल इस वर्ष जो बारिशें हैं वो काफी अधिक रही हैं एज ऑन डेट। अभी हिमाचल के ग्राउंड से सब कुछ नहीं होगा साहब। संदीप जी, समझना जरूरी है कि ये ग्लोबल एटमॉस्फेयर है और हिमाचल की उसमें मतलब 0.5% कारगुजारी ना होने के बावजूद भी आज उस पर करीब 100% के आसपास वो विक्टिम है। कैसे है? क्योंकि जो ये एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जैसा आपने कहा, ये एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हिमाचल की डेवलपमेंट्स की वजह से नहीं हो रही है। ये ग्लोबल नॉर्थ मतलब जैसे विकसित मुल्क है, अमेरिका है, यूरोप है, और इसको जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो नापने का है, उसमें इतना कार्बन विसर्जन है कि उससे जो टेम्परेचर आज है वो 1.5 डिग्री, मैं खुद पेरिस में था क्लाइमेट टॉक्स में,
तो हम 1.5 डिग्री लेकर चले थे। हिमालय पर्वत ऑलरेडी 1.8 डिग्री पहुंच चुका है, तो टिपिंग पॉइंट से ऊपर है। यही कारण है जो हम बात भी कर रहे थे, हमारे जो ट्राइबल एरिया है, ट्रांस हिमालयन रीजन है, जहां पर पहले बारिश नहीं होती थी, अभी वो क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें तो वो ज्यादा खींच रहे हैं, लो प्रेशर बिल्ड होता है, ज्यादा बादल खींच रहे हैं, ज्यादा बारिश हो रही है, और इसको हम ग्लेशियर का आउटबर्स्ट बोलते हैं, उसका भी एक बड़ा कारण ये है। तो हिमाचल को और हिमालय राज्यों को अपनी वजह से नहीं नुकसान सहना पड़ रहा है, किसी और की वजह से सहना पड़ रहा है। हिमाचल विधानसभा ने हाल ही में इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। ये बादल फटने की घटना मेरे क्षेत्र में घटी और समूचे जिला मंडी के अंदर घटना शुरू हुई, और सुबह होते होते लगभग हम अपने 30-40 आदमी गवा चुके थे, और ये प्रदेश एक नई आपदा की तरफ को बढ़ चुका था। और ये छठा मौका है कि मैं अपने क्षेत्र में छठी बार इस आपदा को पिछले एक दशक में देख रहा हूं। ये 2014 में, 2015 में, 2022 में, 23 में, 24 में और अब 25 में हमने अपने लगभग 8 से 10 बहुमूल्य जाने इस आपदा में खोई हैं। 1 घंटा 10 मिनट में नेता प्रतिपक्ष 80% जिला मंडी का सराज क्षेत्र, जिसमें इस बार आपदा का जो वॉल्यूम है अप्रत्याशित है, बहुत बड़ा है। मंडी जिला ज्यादा प्रभावित रहा। लगभग 250 घर पक्के घर खत्म हुए, लगभग 225 कच्चे घर खत्म हुए। जो पार्शियल पक्के घर खत्म हुए, जो रहने लायक नहीं बचे, वो लगभग 450 हैं। गरीब आदमी कच्चे घरों में है और रहने लायक नहीं रहे, वो लगभग 400 हैं। गौशालाएं लगभग 1300 के आसपास हैं। जो माल मवेशी जिसमें गाय और भैंस ज्यादा है, लगभग 1300 के आसपास है। दुकानें लगभग 300 हैं। जो घराट हैं वो 56 हैं, और फिशरी और मुर्गी पालन इत्यादि के जो लोगों के अपने धंधे थे वो भी चौपट इसमें हुए हैं। ये बहुत विचित्र बात है कि लाहौल स्पीति जैसा जिला, जो ड्राई जिला के तौर पे जाना जाता था, कोल्ड डेजर्ट के तौर पे जाना जाता था, वहां पे आजकल बारिश हो रही है और क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट हो रहे हैं। 80 हादसे होना, वो भी सिर्फ 2 महीनों के अंतराल में, बहुत चिंता का विषय है। साथ ही साथ अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा नुकसान जो हमारा विभिन्न विभागों का हो चुका है, जिसमें मेजर पुल है, सड़कें डैमेज हो गई। ये सुखद है कि कोई जान माल का नुकसान, जानी नुकसान हमारा इसमें नहीं हुआ। हमने उत्तराखंड का धराली का गांव का जो है एक जो हमारा वायरल वीडियो, उसमें देखा हमने धराली गांव किस तरीके से पूरा ध्वस्त हो गया ताश के पत्तों की तरह। वही हादसा जो है लगभग हमारे मयाड़ घाटी के करपट गांव में होने वाला था। लास्ट मोमेंट में वो पानी डाइवर्ट हुआ और वो गांव जो है धराली बनने से बच गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 महीने लोग आना पसंद करते थे। आज कोई ऐसा समय नहीं बचा इस बादल फटने की घटनाओं के कारण कि जिसको हम लोग सेफ कहें, वो चाहे मई जून महीना हो, वो चाहे साल के अन्य कोई भी महीने हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बादल फटने के कारण हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां हमारे अपने लोगों की जान जा रही है, वहां हिमाचल प्रदेश का पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने माना कि स्थिति बेहद गंभीर है, लेकिन सिर्फ प्रस्ताव से क्या पहाड़ बचेंगे? अध्यक्ष महोदय, अब सबसे बड़ा चिंता का विषय तो यह है कि आज की इस तारीख में जो लोग जिन घरों में रहते थे, जिनके घर बह करके चले गए, जमीन भी बह करके चले गई, आखिरकार आने वाले समय में वो रहेंगे कहां? घर चला गया, जमीन भी चले गई, घर बनाएंगे तो बनाएंगे कहां? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिस बात को लेकर के हमको कुछ निर्णय करने पड़ेंगे आने वाले समय में। ये त्रासदी का दौर हर वर्ष इस प्रकार से तबाह करते हुए जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त 500 फैमिली 500 घर ऐसे हैं लगभग
जो शेल्टर होम में ठहरे हैं, रिश्तेदारों के घर में ठहरे हैं, स्कूल के भवन में ठहरे हैं, पंचायत में ठहरे हैं, रेस्ट हाउस में ठहरे हैं, सराय भवन में ठहरे हैं। हमने तो यहाँ पर जो है नेशनल डिजास्टर की बात कह दी और दोनों दलों के सहयोग से प्रस्ताव भी पास हो गया, जिसको आदरणीय शांता कुमार जी भी कह रहे कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करके जो है इसको जो है उस तरीके से देखा जाए, उस तरीके से राहत कार्य जो है सारे जिले और प्रदेश में किए जाएं। और हमने उनसे कहा है, क्योंकि अब तो पार्लियामेंट का सेशन तो ओवर हो गया, कि जब तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या अन्य कोई प्रावधान, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत तो नहीं कर सकेंगे, जब तक इस कानून में नहीं होता तब तक, क्योंकि मैं जहां गया था वहां वही समस्या है कि जमीन बैठ गई है। अब वो लोग चाह रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ और उनको बसाएं तो बसाएं कहाँ। तो मैंने कहा जिनके पास जमीन है, पुश्तैनी है, ठीक है, पक्की है, तो वो तो वहां जाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो है उनको बसाने के लिए 2 बिस्वे 3 बिस्वे भूमि उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन ये जो नियम और कानून हैं जो केंद्र के हैं और प्रदेश विधानसभा का और प्रदेश सरकार का बहुत कम अधिकार क्षेत्र है इन कानूनों को बदलने का। हम इनको नहीं बदल सकते, जबकि ये कंकरेंट लिस्ट में भी हैं। लेकिन जब कंकरेंट लिस्ट में होते हैं 2 सब्जेक्ट्स, तो जो केंद्र कानून बनाता है वो प्राथमिकता लेता है। तो केंद्र के बने हुए कानून जब तक ये संशोधित नहीं होंगे केंद्र के द्वारा, तब तक इस प्रकार की राहत हिमाचल वासियों को देना संभव नहीं है। आंकड़े बताते हैं 2025 में अब तक 343 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है, देवभूमि की रक्षा के लिए क्या कोई ठोस योजना बनेगी या फिर हर साल मौत का आंकड़ा गिनते गिनते हम हिमाचल को खो देंगे? पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने माना कि बिना प्रिवेंटिव कदमों के हिमाचल को बचाना नामुमकिन है। सुखू सरकार में इंडस्ट्री मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बड़ी वजह है। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने चिताया कि हजारों लोग भूमिहीन हो चुके हैं, लेकिन सरकार प्रभावितों को कैसे बसाएगी ये कठिन है। स्थानीय लोग कहते हैं कि बारिश पहले भी होती थी, लेकिन तब ऐसा नुकसान नहीं होता था। ये नुकसान अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट की देन है। सवाल फिर वही है, देवभूमि के विनाश का जिम्मेदार आखिर कौन है? मैं इस बात को भी मान करके चलता हूं कि बहुत सारा जो हमारा एक्टिविटीज, हमारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, पर्टिकुलरली चाहे वो 4 लेन है, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उसमें जो डंपिंग साइट्स हमारी होनी चाहिए, ठीक प्रकार से जो मलबा है उसकी डिस्पोजल का प्लान होना चाहिए, वो चीज़ों को लेकर के हम कम देखते हैं। और वो एक कारण तो है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा हमको अध्ययन करने की आवश्यकता है कि बारिश का वॉल्यूम जो है, रेनफॉल का जो वॉल्यूम है, बहुत सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में जी। और जिसके कारण इरोजन जो है टॉप से हो रहा है, 12,000-13,000 फीट की हाइट से हो रहा है, जहां कोई डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, रोड नहीं है, वहां पर डेब्रिज नहीं है, वहां पर कोई कटिंग नहीं हुई है, वहां बिल्कुल जो ओरिजिनल स्टेटा है वो है, या तो जंगल है या जंगल नहीं है। तो वहां पर जो कोई ऐसी डंपिंग साइट नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन वहां भी इरोजन हुआ है, वहां से शुरुआत हुई। जब हम पर्यावरण से छेड़छाड़ करेंगे और हमारी जो नेचुरल चीजें हैं उनसे भी छेड़छाड़ की जाएगी, तो उसका रिएक्शन होना जो है स्वाभाविक रूप से रिएक्शन होगा ही होगा। अब विकास को भी नहीं रोका जा सकता है। रोड्स, लोगों की जो डिमांड है कि हर गांव तक सड़क भी पहुंचनी चाहिए, पानी भी, बिजली भी, एक बीच का रास्ता हमें अपनाने की जरूरत है। और एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो है उसने भी हमको जो है एनवायरनमेंट को डैमेज किया है। हाइडल प्रोजेक्ट्स जो पहाड़ों में बने हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, हाइडल प्रोजेक्ट्स, जो बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स बने हैं और जो बड़े बड़े रिजर्वायर्स बने हैं, वो भी एक कारण जो है, जो ये हमारा जो क्लाइमेटिक चेंज है उसकी वजह से भी है। ये बात ठीक है कि ग्लोबल वार्मिंग हुई है और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
हर जगह का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, उसमें इंक्रीज हुआ है, उसका तो इफेक्ट है ही है। मगर छोटी छोटी चीज़ें जो है जो हम कर रहे हैं उससे भी जो है पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अब जैसे ये मंडी वाला ज़िला है, कुल्लू वाला ज़िला, ये इफेक्टेड रोड है, हमेशा हो रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी कारण ये है कि हमारे जो रोड्स के अलाइनमेंट है वो भी रोड्स के अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। रोड्स की अलाइनमेंट भी आप जो दरिया नदियों के किनारे आप बनाओगे तो वो जब दरियाओं में पानी आएगा, बादल फटेगा, आपदा आएगी और पानी का बहाव तेज़ होगा तो वो चाहे सड़क होंगे, चाहे घर होंगे, चाहे पुल होंगे, उनको अपने साथ पानी बहा करके जो है वो ले जाएगा। जब सड़क बाधित होती है तो ट्रैफिक का असर होता है, एम्बुलेंसेस का है, लोगों की आने जाने की परेशानी है, वेजिटेबल्स का है, एप्पल्स की क्रॉप आई है हिमाचल प्रदेश में, तो ये सीजन एप्पल का सीजन है, वेजिटेबल्स का सीजन है, ऑफ सीजन सब्जियां यहाँ हो रही है, ऑर्गेनिक खेती यहाँ हो रही है, फ्लोरिकल्चर का काम यहाँ हो रहा है, दूध का काम यहाँ हो रहा है। तो उस दृष्टि से सड़कों का बाधित होना बेसिक जो गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको सीधा जाके नुकसान पहुंचाता है। हिमाचल मांगे जवाब, आखिर जवाबदेही किसकी? विकास जरूरी है लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। हिमाचल की रक्षा तभी होगी जब लापरवाह सिस्टम जवाबदेह होगा और जब हम सब मिलकर प्रकृति के साथ संतुलन साधेंगे, तभी देवभूमि सच में देवभूमि बनी रहेगी। बनारसा की हालत नहीं, वैसे और से पीछे जितनी भी हालत है नगवाई तक, वो बेसिकली ज्यादा कर तो कंपनी की वजह से खराब है। क्या वजह क्या? क्योंकि इसके जितने भी कलवर्ट्स बनाए गए हैं उसका पूर्ण रूप से निरीक्षण नहीं किया गया है और हमने भी काम किया इस पे। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ खुद, और अभी हम सुबह से लेकर शाम तक पब्लिक को इधर उधर ले जाने में मदद कर रहे हैं खुद आकर के। लेकिन जितने भी पुराने कलवर्ट्स है, पुराने नाले हैं, वो सारे जो है डंपिंग की वजह से भरे हुए हैं और कोई प्रॉपर डंपिंग इनके पास नहीं है। जो भी कंपनी ने आज तक काम किया या डंपिंग उन्होंने नदी में फेंका है या फिर पीछे ढेर लगा के रखे हुए हैं और पानी जब भी रुकता गया वो अपनी दिशा चेंज करता गया। तो इसकी वजह से अब स्थिति ऐसी बन गई है कि ये नाला जो है वो अब सड़क पर बह रहा है। ये स्थिति आज की नहीं है, आज इस बरसात में 7वां चांस है बनारसा का कि यहाँ पे 14-14 घंटे जाम लगा रहा। और इसी स्थिति में जो है यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हो रहा है ना, वो मतलब बहुत बुरी हालत से काम हो रहा है और स्थानीय लोग भी डिस्टर्ब है और जो टूरिस्ट बेचारे आए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है और यहाँ पे कोई भी काम जो है प्रॉपरली प्रशासन द्वारा देखा ही नहीं गया है। 2023, 2024, अब 2025 मॉनसून की दस्तक से पहले हमेशा एक मीटिंग होती है आपकी अध्यक्षता में और मुख्यमंत्री भी तमाम जिलाधीशों के साथ बैठक करते हैं। क्या इन मीटिंग्स में तमाम विभागों की तरफ से प्रिवेंशन वर्क को लेकर कोई डिमांड्स की जाती हैं? जी देखिए, प्रिवेंशन और रेडीनेस मैं समझती हूँ डिजास्टर के रिलेटेड में दो चीज़ें हैं। प्रिवेंशन पे हम काम ईयर राउंड करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो हम मिटिगेशन के लिए लेते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेशन के लिए लेते हैं और एक रेडीनेस की मीटिंग जिसकी आपने बात की। रेडीनेस में हम अपनी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इमीडिएट डिजास्टर या रोड बंद हो गई, आईपीएच की स्कीम बंद हो गई, पानी की अवेलेबिलिटी हम कैसे इंश्योर करेंगे, राशन की अवेलेबिलिटी कहाँ देना है, दोज आर फोकस एरिया बिकॉज वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और वो एक बड़ी इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है। कहाँ डेंजरस ट्रीज हैं जिनकी फेलिंग की ज़रूरत है, हर एस्पेक्ट से कहाँ आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको किया जाता है। आई थिंक द बेटर वी डू दैट मीटिंग द बेटर वी आर प्रिपेयर्ड। जैसे आप देख रहे हैं आजकल भी हमारी रोड कनेक्टिविटी टूटती है। अगर ये रेडीनेस उस समय पे ना की जाए तो लोगों के लिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एंड आई थिंक ऑल डिपार्टमेंट्स कम टुगेदर टू डू अ गुड जॉब ऑन दिस इशू। इसका मतलब आप लोग हो ही नहीं पे फीस हमें कैसे इन्फॉर्मेशन है? मेरे पास तो 17 विधानसभा बढ़ जाते हैं, आपके पास इतना सा एरिया देखने के, आपका तंत्र क्या है? आप देखिए इसको और जिनके घरों को असुरक्षा है उनको शिफ्ट कराइए, उनको जो सुविधा देनी वो दीजिए। थोड़ा गैप देख के करें, पीछे को डंगा लगाएं, सीधे सीधे लगाने टेकना कहाँ है? गाँव वाले सारे कह रहे हैं कि आप लोग तरीके से काम नहीं कर रहे, बार बार बोलने के बावजूद। सर इसके लिए इतनी प्रोसेसिंग की सर, ये जो 3 इन्होंने लेयर लगाई वॉल की ना, ये भी जबरदस्ती करके लगाई है गावर ने, NHI ने। इतनी प्रोसेसिंग MLA साहब सामने खड़े हैं, इन्होंने इतनी बार बोला, इनको इतनी बार बोला कि ये ऊपर से पूरी स्लाइड। इन्होंने क्या किया सर, अपनी जो इनकी लैंड थी वो तो पूरी प्रॉपर 90 डिग्री काट दी, बट अभी जो है इनकी लोगों की लैंड सर सारी अभी जितनी भी आ रही है नीचे वो आ रही है।
और इसके साथ जो 4 पंचायतों को रोड और जोड़ने वाला है वो भी कट गया। 2025 में दोबारा स्लाइड हो गया, इससे हमारे अपने मकान वगैरह सारे जर्जर हो गए हैं, ज़मीन फट गई है, ना ये दीवारें लगा रहे और ना कोई और काम कर रहे। हमें बहुत खतरा है, जान माल का बहुत खतरा है। मेरा एक 2 साल थी साथ में, उसमें मवेशी वगैरह मेरे को सारे बेचने पड़े इस वजह से, यानी कि हालत ख़राब है सारे इस टाइम। रोड मंडी बराड़ी चौक के पास जो लैंडस्लाइडिंग हुई है वो सारी मतलब हमारी ज़मीन है वो सारी नीचे आ गई है। हमारे घरों को भी खतरा है। अगर 1-2 बारिश होती है तो हमारे घर बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और हमें बहुत खतरा है। इन्होंने एनएच वालों ने बॉल नहीं लगाई है। हम प्रॉपर 2-3 सालों से बोल रहे हैं इनको कि बॉल लगाई जाए, पर इन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की है। बोलते हैं लगाते नहीं है, प्रॉपर डंगे नहीं लगाए हैं। अगर ये डंगे नहीं लगाते हैं तो हमारे घर नीचे आ सकते हैं और हमारी जान को भी खतरा है। हमारे पास और कोई ज़मीन भी नहीं है। दोस्तों, हिमाचल की सुंदरता और संस्कृति हमें गर्व देती है, लेकिन अब वही हिमाचल रोज तबाही का चेहरा दिखा रहा है। आज इस शो में हमने देखा सड़कों का जाल मौत की वजह से कैसे बना, किसान बागवान कैसे उजड़ रहे हैं और कैसे हर साल मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। हिमाचल आज एक ही सवाल पूछ रहा है, देवभूमि के विनाश का हिसाब कौन देगा? मौत का जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सवालों के साथ आपसे विदा ले रहा हूं, लेकिन हिमाचल मांगे जवाब की यह पड़ताल जारी रहेगी। जल्द मुलाकात होगी कुछ और सवालों के साथ। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद।